घरे छोड़ेंगे, इससे बात करेंगे। देखो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक या प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक ना, ये एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। लॉन्ग आंसर में कई बार ये बोर्ड पेपर में आई है, तो याद रखना इसको और अच्छे से तैयार कर लेना। जो फिगर पिछली क्लास में बनाए हो सेम वैसे का वैसा फिगर रहेगा, इसमें भी थोड़ा बहुत इधर पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सब कुछ वैसे। और ध्यान समझना, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लास का जो अपवर्तन पढ़े हो उसमें जो थ्योरी लिखे हो सेम वैसे थ्योरी यहाँ पे लिख देना है, बस थ्योरी थोड़ा सा लिखोगे, इसके नीचे वैसे क्या मान लोगे, जैसे इसमें मान लोगे कि एक क्या है, प्रिज्म ABC है, प्रिज्म का एक अनुप्रस्थ काट ABC है, जिसके अपवर्तक पृष्ठ जो AB है, AB अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक प्रकाश किरण OP तिरछा I1 कोण पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात PQ मार्ग पर चलती है। किस पर चलती है? PQ मार्ग पर। और पुनः AC पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात QR मार्ग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो OP को आगे बढ़ाने पर और QR को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही हैं? कैपिटल D पर, जहाँ पे विचलन कोण क्या बनेगा? डेल्टा। और ये जब न्यूनतम विचलन कोण होगा तो उसके लिए हम डेल्टा को क्या लिखेंगे? डेल्टा सफिक्स M लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा सफिक्स M, मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन, M फॉर मिनिमम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो I1 है ये पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्शन एंगल है, मतलब R1 क्या है? अपवर्तन कोण है। इधर ऐसे ही क्या रहेगा? R2 रहेगा। और जो निर्गत कोण है क्या है? निर्गत कोण क्या है? I2 है, निर्गत कोण I2 है। अब यहाँ से सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रायंगल DPQ दिख रहा है, DPQ दिख रहा है, ये देखो DPQ ऐसे बना है, DPQ ऐसे बना है ना। अब यहाँ से देखो इसी को आगे बढ़ाया गया, ये वाला लाइन जो DP मतलब PD, इसको आगे बढ़ाए गए, आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ एंगल क्या बना है? डेल्टा एंगल बना है। क्या एंगल बना है? डेल्टा। अब डेल्टा जो एंगल होता है, डेल्टा एंगल जो होता है यहाँ पे देख रहे होगे, वो बहिष्कोण है। कैसा कोण है? बहिष्कोण। बहिष्कोण को हम लोग कैसे समझते हैं? बहिर्कोण। कैसा? बहिर्कोण। बहिर है तो इसका मतलब पास वाले का सुनेगा और दूर वाले का बिल्कुल नहीं सुनेगा। दूर वाले का नहीं सुनेगा, दूर कौन से हैं? जैसे ट्रायंगल में इसके पास वाला एंगल क्या है? D है। और दूर वाले कौन कौन से एंगल है? एक P पे बन रहा है और दूसरा Q पे बन रहा है। दूर वाले कौन कौन से एंगल हो गए? P और Q। तो इसका मतलब ये दोनों जब मिलकर बोलेंगे तब वो सुनेगा। ठीक, बहिर है, ये बहिर होने की वजह से डेल्टा, ये जब P और Q दोनों मिलकर बोलेंगे तब ये सुनेगा। तो इसका मतलब बहिर कोण क्या होगा? दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होगा ना। दोनों का अगर सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा बहिष्कोण। तो यहाँ डेल्टा जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल DPQ, एंगल DPQ प्लस एंगल DQP के, प्लस एंगल DQP के। अब यहाँ ध्यान से देखो, जो एंगल DPQ है, ये एंगल जो DPQ है, अगर यहाँ पे देख रहे होगे, ये जैसे अभी पीछे बताए थे जब समझा रहे थे फिगर से, यहाँ पे जो ये अभिलंब होता है कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। ये तो 90 डिग्री है ना। अब यहाँ से जैसे देखो ये 90 डिग्री तो है, ये वाली लाइन ऐसे गई है और ये वाली लाइन ऐसे गई है। इन दोनों के बीच जो एंगल बनेंगे इस साइड और इस साइड, वो बराबर होंगे। कैसे?
वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षा अभिमुख कोण ना। शीर्षा अभिमुख कोण क्या हो गया, ये वाला I1 और इधर ये पूरा कौन सा DPE, कौन सा DPE, ठीक है DPE। तो इसका मतलब अगर जैसे हम लोग DPE लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, DPE को ये I1 के इक्वल ना, और I1 के इक्वल DPE है। अब DPE को दो भागों में तोड़ सकते हैं, ये पूरे को दो भागों में, कौन कौन सा, एक DPQ और दूसरा QPE, ठीक है QPE बराबर क्या होगा I1। समझ में आ रहा है, ये DPQ। अब DPQ इसको इधर रखो तो DPQ बराबर कितना मिल जाएगा, I1 माइनस QPE, देखो यहाँ पे QPE कितना है, R1 है, तो ये क्या हो गया I1 माइनस R1। अगर सेम जैसे इधर देखे हो वैसे इस साइड देखो, इस साइड जो पृष्ठ AB पर अभी देखे, ऐसे सेम पृष्ठ किस पे देखोगे, AC पर। जब AC पर देखोगे इस साइड जैसे I1 था उसी तरह से इधर क्या है, I2 है, I2 है। और I2 इसका मतलब किसके इक्वल होगा, इधर कौन कौन से दो एंगल, DQP और दूसरा PQE, मतलब DPQ जो होगा DPQ वो किसके इक्वल होगा, I2 माइनस R2। यहाँ पे I1 माइनस R1 उसी तरह से क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2। जैसे यहाँ पे देखो कौन सा DPQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1, फिर प्लस DQP को क्या लिखेंगे, I2 माइनस R2, ठीक है। अब I1 ये I1 और I2 दोनों के आगे प्लस है तो एक साथ कर लो I1 प्लस I2, और R1 और R2 के आगे क्या है, माइनस, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया पहला। अब यहाँ देखो जैसे ये एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, चतुर्भुज क्या है, APEQ, चतुर्भुज कौन सा, APEQ। अगर APEQ देखोगे, चतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, कितना 360। ये वाले कोण को तो हम सिंपल A लिख सकते हैं, ठीक, A लिख दो, प्रिज्म कोण रहेगा ना। और ये APEQ क्योंकि यहाँ से इतना लेना है तो इसको नाम देना पड़ेगा, प्लस एंगल APE, फिर उसके बाद कौन सा है, PEQ, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, AQE या EQA ना, AQE बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से जैसे देखे थे प्रिज्म में जो समझाए थे इसके पहले, उसमें ये बोले थे कि ये क्या है, अभिलंब है ना, ये अभिलंब है तो ये कितना एंगल बनाएगा, 90। अब ऐसे बोले थे इधर साइड भी ऐसे रहेगा, दूसरे साइड भी ऐसे ही रहेगा सेम, तो इसका मतलब अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो APE है और दूसरा AQE है, दोनों की वैल्यू कितनी कितनी होगी, 90 ही होगी ना। तो यहाँ पे भी 90 और AQE यहाँ पे भी 90, तो A प्लस 90 प्लस PEQ को सिंपल E भी लिख सकते हो, एंगल E प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब A प्लस PEQ ये बराबर कितना होगा, 90 प्लस 90 180, 180 ले जाके इधर घटा दो, 360 माइनस 180 डिग्री, कितना मिलेगा, 180 डिग्री। कौन, A प्लस एंगल PEQ,
ये समीकरण हो गया दूसरा। अब जैसे जैसे यहाँ पे प्रिज्म कोड दिया रहेगा ए तो ठीक है, लेकिन हमें PEQ को हटाना है। PEQ को कैसे हटा सकते हैं? यहाँ से देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है? PEQ है, PEQ। ट्रायंगल PEQ की अगर बात करें, PEQ में ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस ये भी एंगल PEQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल PEQ बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, इसको ब्रैकेट के अंदर रखोगे। ठीक है, ब्रैकेट हटाओगे तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब PEQ की वैल्यू यहाँ से ले जाके अगर समीकरण 2 में रखो, समीकरण 2 में रखो तो क्या मिल जाएगा? A प्लस एंगल इसके जगह PEQ के जगह 180 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब इधर ये 180 प्लस इधर भी प्लस कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? A बराबर R1 प्लस R2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3rd। अब जैसे अगर हम लोग बात करें ये जो प्रिज्म है, इसमें अगर बात करें न्यूनतम विचलन की, मिनिमम डेविएशन, अगर ये मिनिमम डेविएशन होगा तो इसका मतलब ये जो I1 होगा वो जितने एंगल से यहाँ आपतित होगा लगभग उतने एंगल से ये निर्गत भी हो जाएगा। जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा ये अभिलंब के साथ इंसिडेंट एंगल जो बनेगा उतना एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमर्जेंस एंगल भी बनेगा। ठीक, तो इसका मतलब अगर न्यूनतम विचलन, किसके? न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अगर बात करेंगे तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा? I2 के। जब दोनों बराबर ही है तो I1 I2 लिखने से क्या मतलब? इसको कोई एक नाम सिंपल देते हैं, कैसा? 1 2 हटा के सीधा I लिखते हैं ना, मान लेते हैं कि ये हो। ऐसे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? R। और जो डेल्टा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा सफिक्स M। अभी बताए थे ना कि ये मिनिमम डेविएशन में इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डेल्टा सफिक्स M बोल देंगे। अब ये डेल्टा सफिक्स M हो गया तो इसको हम लोग क्या किए? अपनी तरफ से मान लिया कि I के इक्वल हो जाएगा, ये R के इक्वल हो जाएगी, ये डेल्टा सफिक्स M के हो जाएगा। अतः अगर यहाँ पे बात करें, अतः ये देखो जो A बराबर R1 प्लस R2 है, R1 प्लस R2 है, तो ये A बराबर क्या आ जाएगा? 2R हो जाएगा। मतलब R प्लस R, R1 के जगह भी R, R2 के जगह भी R, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 2R आ जाएगा। और यहाँ से अगर लिखना चाहे तो R बराबर A/2 हो जाएगा। ठीक, अब ये सारी वैल्यू ले जाके कहाँ पे रख देते हैं? पहले इक्वेशन सेकंड में और फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा वहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ I1 प्लस I2 के जगह पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I प्लस I 2I, फिर माइनस R1 प्लस R2 मतलब R प्लस R 2R हो जाएगा। और 2R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से A लिख सकते हैं, तो 2I माइनस A। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है ना उसमें R1 R2 I1 I2 ये सब नहीं दिया रहेगा। ठीक, वहाँ पे क्या दिया रहेगा? विचलन कोड दिया रहेगा और ये प्रिज्म कोड दिया रहेगा। ठीक, और पूछेगा अपवर्तनांक बताओ, तो उसके लिए I1 I2 को सबको रिप्लेस कर देंगे किसके टर्म में? A और डेल्टा के टर्म में। ये डेल्टा भी क्या हो जाएगा? डेल्टा सफिक्स M हो जाएगा। तो यहाँ से A को इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो 2I एक साइड हो जाएगा, तो 2I बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा सफिक्स M प्लस A, या A प्लस डेल्टा सफिक्स M।
तो आई बराबर ए को पहले लिख लेते हैं जैसा बुक में दिया रहता फार्मूला, और अपान में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब सब लोग स्नेल का नियम तो पढ़े ही होंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, माध्यम का अपवर्तनांक। अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक n है तो n बराबर किसके होगा? साइन आई अपान साइन आर के। तो इसका मतलब n बराबर हमें क्या मिल जाएगा? साइन आई के जगह पे a प्लस डेल्टा m, और यहाँ ध्यान देना ये होल अपान रहेगा, a प्लस डेल्टा m के नीचे अपान रहेगा पूरे के। कभी कभी ये गलती कुछ लोग कर देते हैं, डेल्टा m के नीचे 2 लगा देते हैं अलग से, तो वो मत करना। और नीचे क्या हो जाएगा? साइन r, r के जगह पे क्या हो जाएगा? a बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फार्मूला किसका? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। ठीक है, जैसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अगर हमें चाहिए तो n बराबर क्या मिलेगा? साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2, होल अपान में क्या रहेगा? साइन a अपान 2 रहेगा। जो हाई स्कूल में रट के काम चलाए रहे होगे, सवाल वाल किए रहे होगे, आज उसका डेरिवेशन हो गया। ठीक, तो बात समझ में आई हो तो ठीक है लिखवाएं, अगर नहीं आई हो तो फिर से बताएं।